वेलकम फ्रेंड्स, आई एम गुंजन नैनवाल। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर दी है अपनी चैनल में, आप जाकर देख सकते हैं। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने होम साइंस के चैप्टर में एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन तक पढ़ लिया था। अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है। तो इसमें 7 इसके टाइप्स होते हैं, दैट इज़ पैटर्न, कॉन्ट्रास्ट, प्रोपोर्शन, एम्फेसिस, हार्मनी, बैलेंस, रिदम। तो सबसे पहले हम प्रपोर्शन देखेंगे। प्रपोर्शन क्या होता है ये बता देती हूँ पहले मैं आपको। देखो, आप ये ड्रेस देख रहे हैं, जो टॉप है इसका, ये कितने रेशियो का है? 3 रेशियो का है। और जो इसकी स्कर्ट है वो 5 रेशियो की है। तो इसमें क्या होता है, रेशियो का हिसाब होता है। प्रपोर्शन से आप समझ रहे हैं, प्रपोर्शन का एक और नाम है स्केल, ठीक है, स्लैश करके। तो फिर इसका रेशियो है 3 और वूल ड्रेस का ले तो 8, और अगर स्कर्ट का ले और वूल ड्रेस का ले तो 8। तो ऐसे करके ये प्रपोर्शन का ही खेल है इसमें सारा। तो proportion refers to the relations of an object to another. This relationship may be created in size, color, space or texture. This is generally based on the proportion of golden means which is represented by ratios like। आपको यही लिख देनी है डेफिनेशन और कुछ नहीं। आप और एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे मैंने ये स्कर्ट का दिया है, आप किसी और चीज़ का भी दे सकते हैं, पैंट का भी दे सकते हैं। बस आपको हमेशा सही कि रेशियो 3 आना चाहिए, एक टॉप का, एक स्कर्ट का और एक टोटल, ठीक है। इसको ऐसे लिख देना और प्रोपोर्शन का आपका हो जाएगा। आई होप अब आपको प्रोपोर्शन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अब हमारा है इसमें 7 है, तो फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड हम करेंगे प्रपोर्शन ऑफ कलर, ठीक है, इक्वल। एक और नोट है, इसको भी देख लीजिए। इक्वल डिविजन्स ये है, मेक पीपल शॉर्टर और वाइडर। जो इक्वल डिविजन्स होते हैं, ये एक इंसान ये ऐसे कपड़े बनाते हैं कि वो बंदा शॉर्टर भी दिखेगा और वाइडर भी दिखेगा। और अनइक्वल हॉरिजॉन्टल डिविजन्स में पीपल को पतला और लंबा दिखाएंगे। अब हम पढ़ेंगे पैटर्न। पैटर्न क्या है? पैटर्न मतलब बहुत सारे डिज़ाइन। देखो, पैटर्न होगा तो देखो एक साथ बहुत सारी लाइन्स है, बहुत सारी लाइन्स कनेक्ट होंगी तो पैटर्न बनाएगी। एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको। पैटर्न इज़ फॉर्म्ड व्हेन शेप्स आर ग्रुपिंग टुगेदर। देखो, मैंने आपको कहा जब शेप्स का मतलब, देखो हमने टॉपिक देखा था ना इससे पहले। शेप्स क्या है? लाइन का ही पार्ट है ना, लाइन की, कर्व्ड लाइन के उसमें शेप्स उनके पार्ट्स हैं। तो शेप्स क्या होता है, लाइन का शेप हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो ये जब ग्रुप करते हैं एक साथ तो ये क्या फॉर्म करता है? पैटर्न फॉर्म करता है। दिस ग्रुपिंग मेक कंसिस्ट आर शेप कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर शेप्स। ये कितना भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है, इसके बहुत सारे पेयर भी हो सकते हैं। देखो, आपने डिज़ाइन देखा ही होगा। द अरेंजमेंट ऑफ नेचुरल, स्टाइलिस्ट, ज्योमेट्रिक, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। किसमें था हमारा ये? लाइंस के, कर्व लाइंस की 4 टाइप्स है हमारे, ठीक है। इसका अरेंजमेंट ही हमारा पैटर्न कहलाएगा। अब एक कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? रफ, आप जानते हैं रफ और स्मूथ ऐसे करके होता है, जैसे टेक्सचर है वैसे ही कॉन्ट्रास्ट भी कुछ ऐसा ही है। लाइटनेस और क्रिएट विजुअल इंटरेस्ट। हम इसमें एक फोकल पॉइंट डेवलप करते हैं कि एक व्यूवर होगा, जो देखने वाला होगा, उसमें थोड़ा अट्रैक्शन आ जाए। यही हमारा कॉन्ट्रास्ट होता है। कॉन्ट्रास्ट बहुत इजी होता है, आज जो फैशन के बारे में जानता है वो तो जान ही लेगा। अब हम देखेंगे इसके बाकी के 4। सो बैलेंस। अब हमारा 4th है जो है वो बैलेंस है। इट इज़ डिफाइंड एज इक्वली द। देखो, बैलेंस से आप क्या समझते हैं? अगर आपको एक क्लॉथ दिया जाए, गारमेंट दिया जाए, उसमें बैलेंस कैसे करोगे? जैसे हमने प्रोपोर्शन पढ़ा, उसमें रेशियोज थे, वैसे बैलेंस करा तो बैलेंस में कैसे करोगे? देखो, बैलेंस में वेट होता है, हाइट होती है, ब्रेथ होती है, टॉल, सब कुछ, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर कोई एक गारमेंट बना रहा है तो उसको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बैलेंस इक्वली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑफ द गारमेंट। एक कपड़ा है, उसके बीच के सेंटर से उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, मतलब बराबर भाग में उसे बांटा जाएगा, चाहे उसका वेट हो, चाहे उसकी ब्रेथ हो, चाहे उसका टॉलर साइज हो, चाहे कैसे भी हो।
A garment should be balanced by vertically from the center line. एक कोई भी गारमेंट होता है उसको बीच सेंटर से बैलेंस किया जाता है और इक्वली डिवाइड किया जाता है एज वेल एज हॉरिजॉन्टली, मतलब कि उसको लंबाई में भी और चौड़ाई में भी दोनों तरफ से उसको बैलेंस करा जाएगा फ्रॉम द टॉप फ्रॉम टू द बॉटम. बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बैलेंस आर. अब बैलेंस के 3 टाइप्स होते हैं. बैलेंस के 3 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल और सिस्टमैटिकल बैलेंस. फॉर्मल, रेडिकल, ठीक है, ये 3 होते हैं. तो इन तीनों को देखो आप ज़रूर कर लेना. अब ये आ सकता है, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि ये बोलता है 4 उसके प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है. 4 मार्क्स में आ सकता है, मैं आपको बता रही हूँ, श्योर कर रही हूँ. प्लीज़ इसको याद कर लेना. चाहे बैलेंस मत करना क्योंकि बैलेंस थोड़ा सा टफ है, बट मेरे को तो सभी पढ़ाना पड़ेगा. आगे आप देख लो, आपको जो ईजी लगता है ज़रूर कर लेना. तो जो फर्स्ट है हमारा फॉर्मल और सिस्टमैट्रिकल बैलेंस, ये क्या होता है? It occurs when a design has equal elements or both sides of a vertical or horizontal division. हमने horizontal और हमने अभी equal division पढ़ा था, याद है नोट, और unequal horizontal division भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो. क्या होता है ये हमारा it occurs, मतलब कि जैसे कि हम देखो इतना समझ लो पहले तुम, जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होते हैं इसमें एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन यूज़ होते हैं, ठीक है. तो देखो वो बुक कह भी रहा है, इट अकर्स व्हेन अ डिज़ाइन हैज़ इक्वल एलिमेंट्स और बोथ साइड. ये तब होता है जब एलिमेंट्स, मतलब कि डिज़ाइन के एलिमेंट हमने बोथ साइड में इक्वली यूज़ किए होंगे, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, मतलब हमने उसे लंबाई में भी और चौड़ाई में भी बराबर यूज़ किया है, तो हमारा फॉर्मल सिस्टमैटिकल बैलेंस फॉर्म होगा वहाँ पर. अब हमारा सेकंड है इनफॉर्मल, ठीक है. इनफॉर्मल बैलेंस क्या होता है? इट अकर्स व्हेन द एलिमेंट्स ऑन वन साइड बाय एन इमेजिनरी लाइन. ये क्या होता है? इसमें ना एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन यूज़ होता है, मतलब एक साइड में इसकी ऐसा होगा कि ये एक इल्यूज़न पैदा करेगा. मतलब जैसे कोई गारमेंट है उसमें इनफॉर्मल बैलेंस अकर हो रहा है, तो व्हेन द एलिमेंट्स ऑन वन साइड बाय एन इमेजिनरी लाइन, वहाँ पर एक ऐसी लाइन होगी जो इल्यूज़न की तरह यूज़ की जाएगी, और वो बॉडी को बाइसेक्टिंग, मतलब कुछ लोग पतले होते हैं तो उनको मोटा दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है. ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख लेंगे तो नंबर आ जाएंगे. रेडिकल बैलेंस क्या होता है? रेडिकल बैलेंस अकर्स व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन सच एज लाइन, कलर एंड एक्सेट्रा रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रल फोकल पॉइंट इन अ ड्रेस. दिस कैन बी सीन वेस्ट लाइन, नेक लाइन एंड एक्सेट्रा. इसके बाद आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने NCERT ही पढ़ाया है और ये नोट्स की फॉर्म में है, और आप अगर इसको अच्छे से याद कर लेंगे ना, आपके पूरे नंबर आएंगे. अगर इस बार टर्म 2 में अच्छे नंबर लाने तो करना ही पड़ेगा. अगर रेडिकल बैलेंस अगर आपको पढ़ के समझ नहीं आया मेरे एक बार, तो एक बार समझा देती हूँ. इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या थे याद है? मैं लाइन, कलर, वैल्यू, टेक्सचर, याद है ना, शेप, फॉर्म, ये चीज़ें, तो यही चीज़ें हैं, ठीक है. ये तब होता है व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन डैश एक्सेट्रा रेडिएट फ्रॉम द, ये सेंट्रल पॉइंट से रेडिएट करते हैं, मतलब हाईलाइट करना, मतलब एक इम्प्रेशन देना. जैसे कभी कभी कोई ड्रेस में बीच में से कुछ सुंदर सा बना रहता है ना, वही. दिस कैन बी सीन वेस्ट लाइन. ये ज़्यादातर कहाँ दिखा जाता है? जैसे वेस्ट लाइन, नेक लाइन. जैसे नेक लाइन होती है, गले के साइड वाला पार्ट जो होता है कपड़े का, वो थोड़ा सा बॉर्डर में बनता है कभी कभी, तो वो हाईलाइट के लिए बनता है. तो यही होता है हमारा रेडिकल बैलेंस. रेडिकली भी बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी नेक लाइन पूरा सूट, जैसे सूट के एग्जांपल ले, सूट पूरा सिंपल है मगर ऊपर से उसको थोड़ा सा डिज़ाइनेबल बनाया जाता है, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन, उसको बैलेंस किया जाता है, इसलिए तो रेडिएट करेगा वहाँ से. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब हम बढ़ते हैं अपना रिदम की ओर. मैंने आपको बोला था रिदम, बट मैं पहले इम्फेसिस कर रही हूँ क्योंकि ये छोटा टॉपिक है और सही भी है. इम्फेसिस क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं. इम्फेसिस वो होता है जहाँ पर हमको अट्रैक्शन कराना होता है, मतलब कि फोकल पॉइंट देना होता है,
और ये सेंटर में नहीं देना होता, ये हमको देना होता है या तो नेक में या तो वेस्ट लाइन में। और ये भी लोगों के हिसाब से होता है, जैसे जो पतले लोग हैं उनको नेक लाइन का देते हैं, जो मोटे लोग हैं जिनका हिप रीजन बड़ा है उनको हम देते हैं वेस्ट साइज़ वाला। एक टाइप का बेल्ट मिलता है जैसे कि उसे मतलब कि बहुत अच्छे से एम्ब्रॉयडरी करी रहती है, वही होता है हमारे एम्फेसिस। तो इसको अब हम लैंग्वेज में पढ़ते हैं ज़रा। इट इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ गारमेंट और द एरिया दैट फर्स्ट अट्रैक्ट्स द व्यूअर आई। ये वही एरिया जहाँ व्यूअर की आई पहले ही अट्रैक्ट करती है। इट इज़ यूज व्हेन वी वांट टू हाईलाइट और हाइड समथिंग। ये तभी यूज़ होता है जब हमें कुछ हाईलाइट करना पड़ता है या तो कुछ हाइड करने के लिए हम हाईलाइट कर रहे हैं। इट मे बी क्रिएटेड बाय द यूज़ ऑफ कलर्स। हम इसमें कलर का यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। A beautiful embroidered yoke or a contrasting color blouse emphasizes the face। देखो अगर हम उसमें बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करें जहाँ पर वो बेल्ट है तो कितना अच्छा लगेगा, कुछ हाइट भी हो जाएगा। यही हमारा एम्फेसिस होता है। देखो कितना छोटा सा था, तभी मैंने इसको पहले कर लिया। अब इसके डायग्राम से कुछ समझते हैं। देखो डायग्राम जो बना है एम्फेसिस का, नेक लाइन का जो बना है, और ये है हमारा दूसरा, ये हमारा है वेस्ट लाइन का। एम्फेसिस ऑन द वेस्ट फॉर पर्सन विथ हैवी बस्ट। हैवी बस्ट का मतलब वही है हिप रीजन बड़ा होगा जिसका। अब पढ़ेंगे रिदम। सो गाइस अब रिदम पढ़ना है हमने। सो गाइस रिदम क्या होता है? सबसे पहले हमें रिदम को बेसिकली समझना पड़ेगा। रिदम कैन बी क्रिएटेड बाय रिपीटेशन ऑफ लाइंस। देखो हम पहले रिदम को समझते हैं। रिदम का मतलब होता है एक तरह का पैटर्न। देखो पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न को अगर यूज़ करा जाए तो हमारा रिदम बनता है। पैटर्न से मैंने आपको बताया था बहुत सारी लाइंस यूज़ करेंगे वहीं पर। तो देखो इसमें लिखा भी है, देखो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, नोट्स देख लीजिए अगर आपको लेना है तो। कैन बी क्रिएटेड बाय रिपीटेशन ऑफ लाइंस, कलर्स एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन टू क्रिएट अ पैटर्न बाय विच द आई कैन फ्लो थ्रू द मटेरियल और गारमेंट। ओके, समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। वेज टू क्रिएट रिदम इन अ गारमेंट। अब हमको गारमेंट में रिदम डाउन क्रिएट करना है तो हमें किस तरीक़ों को अपनाना पड़ेगा। रिदम कैसे आएगी किसी कपड़े में, बताऊँ कैसे आएगी? यूजिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन अगर यूज़ कर लोगे कहीं भी रिदम तो बन ही जाएगी। तो ये कैसे? यूजिंग लाइन शेप्स सर्च एज वे दैट गिव्स विजुअल यूनिटी। ठीक है, बेसिकली इसके 3 टाइप होते हैं। रिपीटेशन ऑफ लाइन मैं बताती हूँ क्या है। रिपीटेशन, रेडिएशन, ग्रेडेशन। रिपीटेशन क्या होता है? लाइन का बार बार यूज़ करना, कलर्स का, चाहे तुम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो वो रिपीटेशन के अंदर आनी चाहिए। तो बस वो हमारा एक मेथड हो गया। रेडिएशन का मतलब है जहाँ वेयर आई मूव इन अ ऑर्गेनाइजिंग वे। ऑर्गेनाइजिंग वे में हमारी आई मूव करेगी फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। अब ये भी आ गया। ग्रेडेशन का मतलब यहाँ पर है इट कैन बी क्रिएटेड बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइज ऑफ बटन्स। देखो हम जैसे हाईलाइट करते हैं, कभी कभी बटन बहुत अच्छे से लगा लेते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बटन को छोटा कर सकते हैं, पैटर्न बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यही हमारा ऑर्डर टू सीक्वेंस होगा, यही हमारा ग्रेडेशन होगा। रेडिएशन आ गया आपको। ऑर्गेनाइजिंग वे में हम अपने अकॉर्डिंग सेंटर पॉइंट से उसको करेंगे। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। तो यही हमारा रिदम है। रिदम बहुत सिंपल है। अभी हमारा हारमनी, जहाँ तक मेरा ख्याल है बैलेंस ही टफ था थोड़ा बहुत, बाकी सब इजी लग रहा है। हारमनी क्या होता है? देखो यहाँ पर ना सारे एलिमेंट्स साथ में आकर काम करते हैं। इट कैन बी क्रिएटेड व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन कम टुगेदर टू गिव प्लीजिंग हारमोनियस इफेक्ट। ठीक है, यही लिखा है, वेज टू क्रिएट हारमनी। हारमनी कैसे क्रिएट करोगे किसी ड्रेस में? बेसिकली वी कैन क्रिएट बाय 2 वेज। हम 2 ही टाइप से इसको हारमनी को किसी भी ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हारमनी बाय शेप, हारमनी को शेप में लाकर हम कर सकते हैं। हारमनी बाय टेक्सचर, शेप से क्या मतलब है? व्हेन ऑल एरियाज ऑफ गारमेंट रिफ्लेक्ट द सेम शेप। जब गारमेंट का सारा चीज़ होंगे वो एक तरफ को मतलब रिफ्लेक्ट करेगा तो वो हमारा शेप कहलाएगा। और टेक्सचर का मतलब है कि टेक्सचर मतलब आप जानते हैं गारमेंट का फैब्रिक का कपड़ा कैसा है, रफ है, सिल्की है, कैसा है। तो ये बोला इट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग राइट काइंड ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब फैब्रिक से है कि यहाँ पर राइट काइंड ऑफ हमको कपड़ा लेना पड़ेगा।
तो थैंक यू गाइस, आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप सेकंड वीडियो भी देख लेना, यही है। और इसके बाद आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट मी, लाइक, सब्सक्राइब कुछ भी कर सकते हैं। और आपको आर्ट्स साइड की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू।